सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और गुज़िश्ता साल के इन्हीं दिनों की बात है जब तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर एक APC बुलाने वाली थी। फिर वो APC बुलाई गई, एक इत्तेहाद बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखा गया और अपोजिशन के इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को अब 1 साल होने वाला है। इस इत्तेहाद ने जलसे जुलूस किए, रैलियां निकाली, लेकिन ये इत्तेहाद अभी तक वो मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा जिसके लिए इसे बनाया गया था। और इस अरसे में हुकूमत गिराने वालों ने एक दूसरे को ही टफ टाइम दिया और फिर PDM तकसीम हो गई, थोड़ा डगमगाई और थोड़ा सा लड़खड़ाई और फिर PDM ने अब एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि अब पीपल्स पार्टी और ANP इस PDM का हिस्सा नहीं है, वो दोनों जमातें इसको छोड़ चुकी हैं और साथ ही तमाम आईनी और कानूनी इदारों को अपनी हुदूद में काम करने की PDM बार बार वार्निंग भी देती रही। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से बात करने से अब इनकार कर रहे हैं। 2018 के आम इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नताइज को उनकी जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर मियां नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर हुकूमत से बात कर रहे हैं कि 3 बार के वज़ीर आज़म की बीमारी पर सियासत करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है और ऐसा ना किया जाए, उनकी बीमारी को सियासी ना बनाया जाए। नवाज शरीफ के वकील ने उनकी ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है जिसमें यह बताया गया है कि नवाज शरीफ को लंदन में इलाज गाह के करीब रहने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करने और ज़हनी दबाव को कंट्रोल में रखने की हिदायत की गई है। लेकिन बीमार नवाज शरीफ की लंदन के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने, मरियम नवाज के बेटे का पोलो मैच देखने और बाकायदगी से PDM के इजलासों में शिरकत करने से बज़ाहिर ये लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है वो उस हिदायत पर, जो डॉक्टर्स की हिदायत है, उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे हैं। तो मरियम नवाज के इस वक्त कोविड की वजह से मंजर से गायब होने, अल्लाह उनको सेहत नसीब करे, इस वक्त तो आइसोलेशन में। और बिलावल की कल की अदम एतमाद की ऑफ़र के बाद फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बैकडोर राब्तों की खबरें आई हैं कि दोनों जमातों के दरमियान राब्ते हुए हैं और जिसके मुताबिक इन हाउस तब्दीली मरकज़ और पंजाब में आला ओहदों की पेशकश पर लीगी अरकान ने क़यादत से मुशावरत के लिए अब कुछ मोहलत मांग ली है। लेकिन बिलावल भुट्टो का कल का बयान और मौलाना फजलुर रहमान का आज का बयान ये बड़ा वाज़े कर रहा है कि अब अपोजिशन की हिकमत अमली और तैयारी अगले इलेक्शन के लिए हो चली है। कल बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा था कि अब वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि अगले इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, जिससे महसूस यही होता है कि अब अपोजिशन को यकीन हो चला है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इसको 5 साल पूरा करने से शायद अपोजिशन रोक नहीं सकती है। कल बिलावल ने क्या कहा और आज मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, ज़रा ये सुन लें, फिर मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो दोनों जमातें अब PDM और पीपल्स पार्टी अलहदा इस वक्त इंतखाबात की बात तो कर रही हैं। क्या अमली तौर पर अब इस बात का कोई इम्कान मौजूद है? जब ये PDM मुत्तहिद थी, जब पीपल्स पार्टी और ANP भी इसका हिस्सा थी, तो उस वक्त ये मुमकिन नहीं बना सके और आपस में PDM में दरार पड़ी और फिर अब ये तकसीम हो गए। तो अब ये अलहदा अपोजिशन करके कैसे हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? PDM आगे क्या करने जा रही है, पीपल्स पार्टी किस तरह से अपोजिशन करेगी, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली परवेज़ साहब, आज ये PDM का एक बार फिर इजलास हुआ। अब ज़ाहिर है अब एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी और ANP का सफ़र इस PDM में ख़त्म हो गया। इनके बगैर ये PDM अब किस हद तक कमज़ोर है, आगे हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देने का अब प्रोग्राम है? इंतखाबी इस्लाहात पर आप लोग टफ टाइम देंगे, ज़ाहिर हुकूमत की बात नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले मामले को कोशिश करेंगे कि उस पर अमल दरामद ना हो सके, तो फिर क्या इसी निज़ाम के तहत अगले इलेक्शंस होने हैं, हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देनी है? क्या प्लान है आगे PDM का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि 1 सेकंड के लिए ये भी याद दहानी अपनी करवा लें कि जी के PDM को बनाने का मकसद क्या था। कोई आज की हुकूमत को गिराना उसका मकसद नहीं था। PDM के पीछे जो बुनियादी सोच थी वो ये थी कि जी इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इदारों को मजबूत करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए, इसके साथ साथ ये इस्लाह होनी चाहिए कि हर इदारा अपने दायरा कार या आइनी हदूद के अंदर रह कर काम कर सके। तो इस बुनियादी सोच
सोच के बुनियादी साथ मकसद वो तो इस सारी हुकूमत को घर ही भेजना था। इत्तेहाद जो बना मरियम था। नवाज साहिबा डेडलाइंस देती थी कि 31 दिसंबर के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, मौलाना साहब कहते थे 31 जनवरी आखिरी तारीख है। अब मैंने देखें, अगर हमने उनको घर भेज के दोबारा इसी तरह धांधली ज़दा इलेक्शन के ज़रिए किसी और सेलेक्टेड को लेके आना है, तो इस तहरीक का तो बिल्कुल ये मकसद नहीं था। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, अगर आपने मुझे वो बात कंप्लीट करने दी होती, तो मैं जिस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड कर रहा था वो ये था कि ये एक तहरीक का बड़ा मकसद था। उसके अंदर ये अफसोसनाक रवैया था कि हमारे चंद दोस्तों ने छोटे छोटे ओहदों के पीछे जो इस तहरीक है उसको नुकसान पहुंचाया, और यकीनन उसका फ़ायदा जो था वो इनडायरेक्टली आज के नालायक हुक्मरानों के ऊपर गया। तो वो बात तो अपनी जगह पर, आज जो दोबारा तहरीक को मुतहर्रिक करने का मकसद था वो ये था कि जो आपकी देखें, अब ये जो लड़ाई है इसकी दो डायमेंशंस होंगी। जो बिलावल साहब का आपने बयान बताया, उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद इतनी अनस्टेबल हो गई हुई है कि किसी भी वक्त इलेक्शन कॉल किए जा सकते हैं। उसके अंदर आपका उसका जो स्ट्रेस आपको माशी फ्रंट के ऊपर नज़र आ रहा है, या खित्ते के अंदर जो टर्मोइल की सूरत हाल में नज़र आ रहा है कि जिस वक्त आपके मुल्क को एक पेज पे लाने की ज़रूरत है, सबको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो वज़ीर आज़म साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो बिलावल साहब ने उस तरफ इशारा किया था, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या PDM ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत ये जो आपके इलेक्शन के इस्लाहात लाना चाहती है, खास तौर पे EVM, इसके ऊपर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि साफ एंड शफाफ तरीके के साथ ये इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाए जा सकें। और अगर आपने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए EVM खाली हल नहीं है। अरबाब साहब, गुजारिश ये कि आप डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसी को सिरा पकड़ लें, और वहां पे जाके सिर्फ इस चीज की तहकीक कर लें कि वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अहकामात को किसकी ईमा के ऊपर वहां पे हवा में उड़ाया गया था। आप इस चीज की तहकीक कर लें कि किसने वहां पे प्रेसिडिंग अफसरों को अगवा किया था। आप इस चीज की तहकीक कर लें कि वहां पे, लेकिन अभी सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा आप देखें तो वहां तो हुकूमत मुस्तहकम नजर आई है आपकी। देखें, अब जो आप बात कर रहे हैं वो एक ज़िमनी इलेक्शन की बात करें। मेरे ख्याल से अगर पिछले जो 10-12 ज़िमनी इलेक्शन गुजरे हैं उनके ऊपर भी अगर नज़र दौड़ा लें तो आपको शायद इक्का दुक्का ही मिले होंगे जो हुकूमती इत्तेहाद ने जीते हैं। और वो भी जो सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन है उसके पीछे बुनियादी वजह यह थी कि यह मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब हुकूमत के साथ था, क्योंकि आप जानते हैं जो PTI का उम्मीदवार था उसके सुसर ताहिर खुर्शीद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने वहां पे अरबों के काम बगैर टेंडर के वहां पे करवाए। उन्होंने यही एश्योरेंस लोगों को दी कि हम ये सारे काम जो आपके हैं वो करवाएंगे और टेंडर वगैरह बाद में होते जाएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन के जाब्ते की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी। उसके अलावा जो DPOs को वहां पे टास्क दी गई, जो बाकी लोगों को वहां पे टास्क दी गई, उसके बावजूद भी ये 5-6 हज़ार वोटों से जीते हैं। अगर ये उसके ऊपर शामियाने बजाना चाहते हैं तो बिल्कुल बजा लें। बात इस तरह से जो मैं आपसे कंक्लूड कर रहा था कि इलेक्शन इस्लाहात के लिए हमें अपनी नीयतें सबसे पहले ठीक करनी होंगी। हम अगर डस्का के अंदर जिन लोगों ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की थी, इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात को हवा में उड़ाया था, अगर हम उन लोगों को जो है वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दें, करार वाक़ई सजा दे दें, तो यकीन माने आपको किसी इस्लाहात करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जल्द अज जल्द मुल्क को लेके जाया जा सके, ताकि हकीकी नुमाइंदगान आगे आ सकें और लोगों को बेहतर तर्ज हुकूमत दे सकें। चलें, आप भी ये चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो, हुकूमत भी ये चाहती है, फिर ये मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा बुखारी साहब के हुकूमत और अपोजिशन चाहते एक ही बात है लेकिन एक पेज पर नहीं आ रहे, बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। अपोजिशन इस वक्त बता रही है कि हुकूमत अनस्टेबल है, प्राइम मिनिस्टर रोज़ तकरीर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बुरा वक्त गुजर चुका, अब मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब तो हम बेहतर तरफ जा रहे हैं, हमारी मईशत में बेहतरी आ रही है, गाड़ियाँ रिकॉर्ड बिक रही हैं, मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड सेल हो रही है, तो वाकई अब मईशत बेहतर हो रही है, हुकूमत मुस्तहकम हो चुकी है बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया अरबाब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है आज बहुत अरसे के बाद। 2-3 बातें जो है मेरे ख्याल से उनकी तज़हीह होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हमारे भाई जो हैं अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि PDM की तहरीक का मकसद जो है वो इस हुकूमत को हटाना नहीं था। मेरे ख्याल से इसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर याद हो तो PDM का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि चूँकि धांधली ज़दा ये हुकूमत आई है लिहाजा इसको घर भेजना टॉप प्रायोरिटी थी, और इसी के ऊपर सारी तकारीर उठा के देख लीजिए, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लीजिए, सारा फोकस इस हुकूमत को घर भेजने पर था। अब जिस डेडलाइंस दी जाती थी 31 दिसंबर फिर 31 जनवरी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने
जी जी, हाँ, वो मतलब मैंने तस्दीक कर दी इसलिए शुरू में। और दूसरी बात यह है कि अभी जो इंडिकेशन हमें आ रही हैं, ख़ासतौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो बयानात हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो उठा के देख लीजिए। पीडीएम से निकलने के बाद उनको ये एहसास हुआ है कि कोई भी तहरीक यकतरफा तौर पर या किसी एक इनफरादी पार्टी की तरफ से चल के किसी भी हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो अब फिर से अपोजिशन के इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं। और अभी कल ही उन्होंने कहा है कि जी अगर हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ आ जाएं तो ये हुकूमत सेंटर में भी और पंजाब में भी चंद दिनों में फारग की जा सकती है। तो एक एलिमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो पीडीएम को रीएक्टिवेट करने की कोशिशें हैं, मुमकिन है पूरी पीडीएम की क़यादत जो है वो पीपल्स पार्टी को वापस इस फोल्ड में लाने की कोशिश करे। और अगर ये हो जाता है तो फिर इस पीडीएम में एक दफ़ा से फिर जान पड़ेगी। अगर आप रिकॉल करें अरबाब साहब, तो आपको याद होगा जब पहली दफ़ा पीडीएम बाहर निकली थी और जो जलसे हुए थे तमाम बड़े बड़े शहरों में, उसका एक प्रेशर था, वो हुकूमत ने भी महसूस किया, जो दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं कंसर्न उन्होंने भी महसूस किया था। तो वो एक कुव्वत थी जो पीपल्स पार्टी के निकल जाने की वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई। लेकिन ये कहना कि हुकूमत कल घर जा रही है खुद से अपने आप अपने बोझ से गिर के, ये मुझे अब अपेरेंटली दिखाई नहीं देता। इसलिए कि देर ज़रूर हुई है, नाकामी की काफ़ी लंबी दास्तान है 3 साल में, लेकिन अब चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट, टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। तो अपने बोझ से बुखारी साहब ये पीपल्स पार्टी की जो अदम एतमाद वाली तजवीज़ है, इस पर ज़ाहिर है नून लीग पहले भी कन्विंस नहीं हुई और फिर पीपल्स पार्टी ने ये तासुर मजबूत किया कि नून लीग ये चाहती है कि पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। तो ये इस पर अब कैसे फिर पीपल्स पार्टी कन्विंस कर सकेगी नून लीग को, अगर ये बैकडोर राब्ते हो भी रहे? ये मुमकिन है कि दोबारा इत्तेहाद दोबारा मैं अर्ज करूं, ये सिर्फ बिलावल साहब का अंदाज़ा नहीं था। हकीकत में अगर आप मरीम नवाज़ का बयान रिकॉल करें, ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा, साद रफ़ीक साहब ने भी यही कहा था कि ये हुकूमत हम चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करे। ये कोई अंदाज़ा लगाने की बात नहीं थी, ये बाकायदा स्टेटेड पोजीशन थी। लेकिन वो जैसा कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती है। अगर पीपल्स पार्टी की बात मान के पीडीएम को री स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से चाहे वो तहरीक अदम एतमाद है या पब्लिक रैलीज हैं या प्रोटेस्ट है, जो भी है उसमें जान ज़रूर पड़ेगी अगर पीपल्स पार्टी इस फोल्ड में वापस आ जाती है। और तब हुकूमत के लिए यकीनी तौर पे लम्हा परेशानी होगा। सही। तो अमजद साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगले इलेक्शंस आप कराना चाहते हैं। आज ये अपोजिशन के आप 8-9 जमातों को जो इत्तेहाद है, इसने तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया उसको। आप टेबल टॉक के लिए इनको मुज़ाकरात पर की दावत दे नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर ने बजट की क्लोजिंग स्पीच में ज़रूर दावत दी थी, लेकिन अमली तौर पर उस पर तक क्या हो सका है? बिठा कर बात करने के लिए कहीं कोई अमली प्लान है आपके पास? तजावीज़ इनसे लेनी है, नहीं लेनी? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे भाई अली ने भी और सलीम बुखारी साहब ने कुछ बातें की हैं, उनका जवाब मैं देना ज़रूर चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि पीडीएम जो है वो कब की दफनाई जा चुकी है और एजेके के अंदर जो शिकस्त है उसको चूँकि हज़म नहीं हो रही, इस वजह से उन्होंने एक बयान ज़रूर दागा है कि जी हम वफाक के और पंजाब के अगर हम एतमाद लेके आएँ तो हम कामयाब हो सकते हैं, और बड़ी लंबे दावे भी किए गए हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि इसको अनस्टेबल किया जाए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को, क्योंकि आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक है और इसके असरात जो है वो ख़ित्ते पे भी पड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी आ सकते हैं। क्या ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं, जो पार्टीज़ हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी चाहते हैं या ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहते हैं? तो एक ही बात समझ आती है कि इनके मौजूदा, जब पहले आपके इल्म में हो कि इस वक्त क्या ये पाकिस्तान के मफाद में होंगी, कौम के मफाद में होंगी, जबकि बड़े ऐसे तरीके के साथ मामलात भी चल रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। कोरोना का मुकाबला बैसियत कौम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी माना गया और हम बेहतरी की तरफ गए हैं। और फिर हमारे जो मामलात हैं, अगर हम आपस में दस्ते गिरेबां हो जाते हैं
तो इसका मतलब है कि हम किसके एजेंडे पे चलना चाहते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कौम के सामने रखना चाहूँगा क्योंकि कल मौरिख जब लिखेगा तो ये ज़रूर फैसला करेगा कि वो कौन सी पार्टियाँ थी जो तो कौम के मफाद आप में इंगेज क्यों नहीं कर रहे? फिर ऑपोजिशन को अगर आप इंगेज करें और इस वक्त जो हसासियत है इस खित्ते की, जो पड़ोसी मुल्क में मेरी बात चलें आप मुकम्मल कर लें। अच्छा मुकम्मल, मेरी बात मुकम्मल होने दे ना, मुकम्मल होने दे तो फिर आपको बहुत सारी बातों के अच्छा उसके लिए आपके इल्म में होगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को बुलाया गया और उनके सामने मुल्क की हालात, खित्ते के हालात और पड़ोसी मुल्क के होने वाले जो मामलात हैं उनको बिल्कुल क्लियर कट बताया गया कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मुल्क में क्या होगा और उस पर हमारे पे क्या असरात होंगे। इसके बावजूद भी अगर वो समझते हैं कि हम एक मुल्क कौम को उस तरफ ले जाने की कोशिश करें तो क्या हालात हो सकते हैं, ये आपकी, चूँकि बहुत सारे मीडिया में इसके ऊपर बहुत सारी क्या सराहियां भी हुई, बातचीत भी हुई और कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों ने ये डिमांड कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन जब भी हो साफ शफाफ हो, चाहते आप भी हैं। जब दोनों उसके लिए उसके बयानियां एक ही है, उसके लिए मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे? आपके इल्म में होगा कि प्राइम मिनिस्टर, बल्कि आपने खुद ही अभी कोट किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली के अंदर, आपको पता है कभी वो रिक्वेस्ट नहीं करते, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपोजिशन को कहा कि आएँ मिल के बैठें, आप अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं कोई ऐसी तजावीज़ ले के आएँ जो आप समझते हैं कि मुल्क को आने वाले जो मुल्क के अंदर अगले जो इंतखाबात हैं वो शफाफ होने चाहिए ताकि कौम को एक सही, जो आपके ख्याल में है कि जी हर इलेक्शन जो है होता है कि वो जी रिग्ड होता है, सही चले, ऑपोजिशन अगर तजावीज लेकर आती है तो हुकूमत वेलकम करेगी। हमजा साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूं, जरा बैठ के कैसा साफ और शफाफ मौका दीजिएगा, मैं वापस आता हूं। तो अली परवेज साहब आपके पास मैं मुकम्मल करने दे फवाद चौधरी साहब, मैं एक मुकम्मल होने दे, चलें जल्दी से मुकम्मल कर लें हमजा साहब, टाइम थोड़ा कम है जरा। मैं एक बात मुकम्मल कर दूं कि फवाद चौधरी साहब ने आपको बताया होगा, मीडिया के अंदर उन्होंने बात की है कि स्पीकर ऑफिस जो है इसमें तमाम पार्टियों से बातचीत कर रहा है स्पीकर ऑफिस, तो इसके लिए गवर्नमेंट संजीदा है, तो उन्होंने अपने जो है, ठीक है चलें, हुकूमत संजीदा इस पर, अब अपोजिशन का इस पर क्या जवाब है, जरा अली साहब से मुझे इसका जवाब लेने दीजिएगा। हमजा साहब जरा काइंडली मौका दीजिएगा, जवाब आपका आ गया जी। अली परवेज साहब, आप प्राइम मिनिस्टर आपसे तजावीज़ तलब कर रहे हैं, बिलावल साहब आपको तजवीज़ दे रहे हैं कि अदम एतमाद ले आएँ, हुकूमत को गिरा दें, लेकिन आप दोनों की नहीं मान रहे, तो करना क्या है फिर नून लीग ने? अच्छा अरबाब साहब, ये कभी रिक्वेस्ट ना करने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, जो खान साहब जिनके बारे में बता रहे थे। पहले ये जो पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस वाला जो मोशन है ना, इसको एक दफा तय कर लें कि जी क्या हमारे पास नंबर मौजूद है, या ये बिलावल साहब किसी ट्रक की पीछे लगाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये तय कर लिया हुआ है, वो किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वो किसी गैर आईनी चीज का हिस्सा बनेंगे। वहां पे जितने भी हमारे एमपीए हजरात मौजूद हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के 7 मेंबरान को ऐड कर लें, उसके अंदर 4 लोग जो वहां पे आजाद मुंतखब हुए हैं और आज हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ लें, तब भी आपके नंबर्स इतने नहीं बनते काफली के बगैर के आप उनकी हुकूमत को गिरा सकें। तो खाम ख्याली की दुनिया में रहना ना, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास नंबर्स मौजूद नहीं है। जिस तरह से हम इनको टफ टाइम दे सकते थे वो ये था कि सारे गेम को जो पीडीएम के बैनर तले चल रही थी उसको हम एक तरीके के साथ आगे लेके चलते, चाहे वो लॉन्ग मार्च की शक्ल में होता, और सारी पार्टियां इकट्ठे होके इस्तीफा देती ताकि ये वन वे ट्रैफिक जो है ना, ये सिलसिला एक दफा खत्म होता। क्योंकि वहां पे हमने छोटे छोटे ओहदों को तरजीह दी और हमने अपनी दुकानें चलाने की कोशिश, तहरीक को नुकसान पहुंचाया, तो आज हम इस किस्म की कहानियां बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कोई भी इससे गुमराह नहीं होगा। अब जहां तक इस्लाहात की बात है, मैं तो आपसे बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि जी हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वंस एंड फॉर ऑल ये तय हो जाए कि जी किसी भी इलेक्शन को यहाँ पे मुतनाज़ा ना बने जब उनके हो जाने के बाद। उसके लिए मैंने आपको डस्का की मिसाल दी, मुझे बताएं ये एक ईवीएम के पीछे लाके क्यों छुप जाते हैं? क्या आपका इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग नहीं होती? क्या आपने नहीं देखा आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के अंदर इनका वजीर जाके वहां पे रिश्वतें बांटता रहा,
डेवलपमेंट सीटें मांगता रहा, वो ईवीएम उसको किस तरह से हल करेगी? इलेक्शन के दिन अगर आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग अफसर या पोलिंग एजेंटों के साइन ना हो, उनको पाबंद करना कि साइन शुदा फॉर्म इशू करो, क्या उसके लिए ईवीएम चाहिए? मुझे बताएं, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो धुंध आ गई थी उसके अंदर अगर आप लोगों को सजा नहीं देना चाहते तो क्या उसका ईवीएम से मसला हल होगा? मैं आपसे बार बार निजाम में ज़ाहिर है ईवीएम के निजाम को नाफिज करना बहुत मुश्किल है, नियतों का फुकदान है। चलें अली साहब, जरा ब्रेक से पहले जरा सलीम बुखारी साहब का भी इस पर पॉइंट ले लूं मैं। अली साहब जरा मौका दीजिएगा। तब भी वो इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने इस्लामी की तरफ, ठीक है। अब बुखारी साहब, ये ईवीएम के निज़ाम को राइज करके ये हमारे अभी इस इलेक्शन निज़ाम में जो खामियां हैं इनको दूर किए बगैर अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले भी आई जाती है तो क्या इसका कोई फ़ायदा हो सकेगा? ये इलेक्शन साफ शफाफ हो सकते हैं इसकी बुनियाद पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है ये उस वक्त तक नाफिज नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन को साथ मिला के मुश्तरका तौर पे फैसला नहीं किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड नहीं रखेंगे आप। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इसके पूरे जो 26-27 पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर अपने इख्तलाफात का इजहार कर दिया हुआ है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, दैट इज़ द राइट वर्ड, इजहार कर दिया हुआ है। तो एक तो जब तक इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना तो किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो सकती है ना किसी की ख्वाहिश पे हो सकती है। इसका एक पार्लियामेंट्री तरीक़ाकार है, उसी को फॉलो करना चाहिए और वो उसी सूरत में हो सकता है जब दोनों तरफ़ैन जो है अपोजिशन और हुकूमत उसके बीच कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग की बात हो। बिल्कुल सही। होता ये है कि 2-3 मरतबा जब ये मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम हुई, उसकी वाहिद वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के अपोजिशन के साथ खुद बात करने के लिए तैयार नहीं है और अपोजिशन ये समझती है कि वो जिस तरह कोई मतहत नहीं होते उनसे कहना कि जाओ मेरे फ़लाँ अफसर से मिल लो, जिस तरह स्पीकर की बात हमारे भाई ने की है, तो वो मेरे ख्याल से इस तरह से तो ये किश्ती किसी तरह पार नहीं लगेगी। मुज़ाकरात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा अपनी अना को और थोड़ा सा अपनी ईगो को छोड़ना होगा। हमारे भाई ने बात की कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हमने इशू को डिबेट किया था, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब गायब थे, ये सारी सूरत हाल आपके बिल्कुल सामने है। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के साथ एक रवायती अमल के तौर पर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कोई चीज़ भी इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रही है और ये फसाद जो है ख़त्म होने की बजाय और बढ़ेगा। सलीम बुखारी साहब, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं अगर जी अरबाब साहब जल्दी से कर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आना चाहते थे, अब जी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आना चाहते थे, अपोजिशन जमातों ने एतराज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर अगर आएंगे तो हम बाइकआउट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा दिल किया। उन्होंने कहा ये अपनी ब्रीफिंग ले लें क्योंकि उन्हें ऑलरेडी नहीं तो अपोजिशन की बात ब्रीफिंग जो है वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने कोई जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। अली परवेज मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमजद अली नियाजी साहब और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है उस पर भी बात करेंगे कि इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान फिर एक बार बहुत ज़्यादा मुतासर तो होने नहीं जा रहा। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद जब अमेरिका ने अब अफगानिस्तान छोड़ना शुरू किया तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2000 अरब डॉलर की इमदाद, एक सुपर पावर से ट्रेन हुई अफगान हुकूमत और फौज शायद इतनी कमज़ोर होगी कि एक हफ्ते में अफगान तालिबान अफगानिस्तान के 9 सूबों का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अफगान तालिबान की पेशरफ्त इस वक्त बहुत तेज़ी से जारी है और अब इस वक्त जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है वहाँ के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश भी की जा रही है और अफगानिस्तान और भारत इस वक्त इसमें पेश हैं और दोनों मिलकर इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की हिमायत कर रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के नक्शे पर हम नज़र डालें तो ये गौर करने से हमें पता चलता है कि भारत और अफगानिस्तान के इस इल्ज़ाम में अमली तौर पर पाकिस्तान का किरदार हो ही नहीं सकता है क्योंकि जहाँ तालिबान के कब्जे इस वक्त जारी हैं वहाँ तक पाकिस्तान की रसाई मुमकिन ही नहीं हो सकती है। तो तालिबान की पेशकदमी से इस वक्त बौखलाहट का शिकार अमेरिका और अफगानिस्तान अपनी 20 साल की नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता
हमला करके पाकिस्तान से ताल्लुक बेहतर करने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, तो तर्जुमान पेंटागन पाकिस्तान पर अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहें होने का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अब मुख्तलिफ सूबों पर तालिबान के कब्जे के बाद फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वली मोहम्मद अहमदज़ई को हटाकर अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान के हाथों अपनी नाकामी का एतराफ़ एक तरह से कर चुके हैं और फिर पाकिस्तान पर तालिबान की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन भी अफगानिस्तान को अब ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो अमरीकियों की एक और नस्ल को 20 साल जंग में धकेलना नहीं चाहते। अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान अफवाज की ही जिम्मेदारी है और अफगानिस्तान के अवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। लेकिन हकीकत है क्या? इस वक्त अमेरिका चाहता क्या है? क्या अफगानिस्तान में खाना जंगी होना अमरीका सूट करता है या फिर अफगानिस्तान में अमन हो तो वो जिस तरह खित्ते के दीगर ममालिक को सूट करता है उस तरह अफगानिस्तान को भी सूट करेगा? इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सलीम बुखारी साहब और अमजद अली खान नियाजी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, अब ये इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़, आगे इस वक्त सूरत हाल किस तरफ आपको जाती दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आपने मुझसे सवाल किया। जी जी अमजद शुएब साहब आपसे। अच्छा जी, मैंने कहा सलीम बुखारी साहब के होते हुए आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। बुखारी साहब बहुत नहीं, बुखारी साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले ही मौजूद थे। बुखारी साहब से जरा पहले सियासी मामला पे गुफ्तगू हो चुकी है और अभी इस मामले पर भी उनका मौक़िफ़ हम जानेंगे। जरा पहले आपका कमेंट आ जाए। बुखारी साहब की इजाजत के साथ चीज ये है कि जी जो जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, जनरल साहब आप मुझे शर्मिंदा ना करें खुदा के लिए, हम तो आपसे सीखने वालों में से हैं। नहीं बुखारी साहब ऐसा ना कहा करें, शर्मिंदा ना करें हमें, हम तो आपको देख के सीखते हैं आपसे। आप मेंटर हैं, मोहतरम है हमारे। मैं तो आपके सामने बोलने को भी जरा उतना दिल नहीं चाहता, डर आता। तौबा तौबा अच्छा तौबा चीज और तौबा तौबा जनरल साहब ना करें शर्मिंदा मुझे खुदा के लिए। अफगानिस्तान में जब मुआहदा हुआ, अमेरिका ने मुआहदा किया, तो उसमें 3 बातें बड़ी नोट करने वाली थी। एक ये है कि उन्होंने अशरफ गनी को उसमें बिठाने के लिए इंसिस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो समझ गए थे कि अशरफ, और तालिबान का मुतालबा भी था कि अशरफ गनी बेकार है, हम उससे बात नहीं करना चाहते, ये हमें कबूल ही। तो वो उन्होंने मंजूर कर दिया था, समझ लिया था कि अशरफ गनी बेहैसियत है, इसको बिठाना कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके बाला बाला इसके सर पे जो भी हम कर लेंगे, मुआहदा जो भी तय कर लेंगे वो इससे मनवा लेंगे या इसको बता देंगे ये करेगा। यहाँ तक कि कैदियों के तबादले तक का किस्सा भी उन्होंने अशरफ गनी से बाला बाला तय करके अशरफ गनी को कहा कि ये काम करो। दूसरी चीज़ जो बड़ी नोट करने वाली थी वो ये थी कि उन्होंने कभी अशरफ गनी से ये जमानत नहीं मांगी थी कि अफगानिस्तान जो है ये आइंदा कभी दहशत गर्दों का आपकी आमाजगारी बनेगा या आपकी सरजमीन जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल में होगी। ये उन्होंने गारंटी तालिबान से मांगी थी, जिससे जाहिर ये होता है कि उनके जहन में मौजूद था कि अब आइंदा तालिबान यहाँ पे हुक्मरान होंगे, अगर हुक्मरान नहीं तो हुक्मरानी में बहुत बड़ा हिस्सा उनका होगा, उनकी पॉलिसीज होंगी। लिहाजा उन्होंने उन्हीं से गारंटी मांगी, अशरफ गनी और उसकी हुकूमत से नहीं मांगी। तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कुछ मुआहदे में अपनी तरफ से वादे किए थे और कहा था कि हम तालिबान को उस लिस्ट में से जो टेररिज्म की टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें से निकलवा देंगे यूनाइटेड नेशन में। और फिर उन्होंने इसके अलावा तालिबान के साथ कुछ और भी वादे वही किए जो कि पूरे नहीं हुए और तालिबान को उन्होंने कतन कायल नहीं कर सके कि जंग बंदी हो। सो ये 3 चीजें सामने रखें कि जंग बंदी का कोई वादा नहीं था, जंग बंदी की कोई शर्त नहीं थी जो मानी गई हो, और अमेरिका ने शर्त मानी हुई थी कि इनको तालिबान को निकालेंगे वहां से यूनाइटेड नेशन की जो टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें से, और अशरफ गनी को उन्होंने बिल्कुल जीरो किया हुआ था, उसका कोई नहीं, और गारंटी इनसे दी हुई थी तालिबान से कि दहशतगर्द यहाँ से ऑपरेट नहीं करें। अब इन हालात में जंग तो जारी रहेगी क्योंकि उन्होंने तालिबान ने कभी ये माना ही नहीं, जंगबंदी तो हुई नहीं, सो जंग जारी है, जारी रहेगी। इसमें कोई इसको कोई कह नहीं सकता कि ये गलत है या ये गैर कानूनी है या मुआहदे के खिलाफ है, क्योंकि ये मुआहदा तो हुआ ही नहीं था।
जरूरत इस बात की थी कि जो ये टाइम मिला था 1-1.5 साल का, जब माहिदा हुआ और उसके बाद से जब अमेरिका निकला, तो इस 1.5 साल में अमेरिका को चाहिए था कि ये जो अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाले थे, जिनमें अशरफ गनी है, अमरुल्ला है, अब्दुल्ला मुहिब है, हनीफ अतमार है, इन लोगों को किक लगाते कि जाके फैसला करके आओ, बैठो। ये अपनी तरफ से कहानियां सुनाते रहे। अमेरिका ने एक तजवीज़ दी जिसपे उसने कहा जी कि सारे मिलके बैठ के, उसने जल्दी करने के लिए कि किसी तरह मामला तेज हो, उन्होंने कहा सारे मिलके बैठ के अनकरा में इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस कर लें। अशरफ गनी ने वो तजवीज़ कबूल नहीं की, अपनी तरफ से एक और तजवीज़ ठोक दी कि जी मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह करें। नतीजा ये कि आज अगर इस सारे खेल में कोई रास्ते का पत्थर है तो वो अशरफ गनी और उसके लोग हैं, वरना वो नहीं। भारत एक स्पॉइलर था, वो अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन उसके भी फ्रंटमैन यही बने हुए हैं, अशरफ गनी एंड कंपनी। जो वो कहता है पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ बोला जाता है वो भारत से शुरू होता है, वो उसको कहते हैं, ये आगे से वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो इन हालात में अशरफ गनी एंड टोला जो है, उनको अपने मुल्क के अमन की ना जरूरत है, ना फिक्र है, ना ख्याल है। उनको दो ही चीजें चाहिए। सही। एक ये कि अपने मुल्क में उनकी सदारत, उनका इक़्तिदार कायम रहे, और उस इक़्तिदार को कायम करने के लिए जो भी उनकी मदद करे वो उसकी बोली बोलते रहेंगे। अब भारत उनके पीछे है पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए भी और मिलिट्री सपोर्ट के लिए, तो वो भारत की बोली बोल रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के खिलाफ क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी, वो सारा वही कुछ है जो भारत उनको उसके बदले में ले रहा है, जो मदद करता है भारत। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां अमेरिका को एक रोल प्ले करना है, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है कि यहाँ अमन आए। मेरा अपना अंदाजा है। ठीक है, अब जनरल साहब अमेरिका का रोल हो क्या सकता है? मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ, जरा बुखारी साहब को भी गुफ्तगू में थोड़ा सा शामिल करते हैं। बुखारी साहब, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का रोल। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका को अफगानिस्तान में क्या खाना जंगी की सूरत हाल सूट करती है, या फिर वहाँ पर अमन व अमान हो, इससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हर हाल में ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, ताकि पाकिस्तान किसी भी तरह के असरात से बचा रहे। आप क्या समझते हैं इस वक्त अमेरिका का रोल क्या होना चाहिए इस पूरी सूरत हाल में? पहली बात तो यह है कि जनरल साहब ने जो अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, मैं बहुत मशकूर हूँ उनका, लेकिन मैं सच कहता हूँ आपसे कि स्ट्रेटजिकल जो इश्यूज़ हैं उन पर हम जनरल साहब जैसे लोगों से सीखते हैं। बहरहाल आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, अमेरिका की एक बड़ी पुरानी बहुत ही बड़ी ख़राबी है वो ये कि वो जब भी किसी जंग में गया है बग़ैर एग्ज़िट स्ट्रेटजी के दाखिल होता है, चाहे वो कम्बोडिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इराक हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, जूतियाँ खा के और दम दुबा के वो भागा है हमेशा इन तमाम जगहों से, और यही सूरत हाल का सामना उसको अब अफ़गानिस्तान में भी है। और उसके जाने का हाल ये है कि अशरफ गनी जो उनका अपना ही यानी मुकर्रर करदा सदर था, उस तक को वो बता के नहीं गए हैं। इतनी तेज़ रफ्तारी से, इतनी उजलत में वो यहाँ से भागे हैं। दो बातें जो है वो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मुझे खुशी ये है कि इस वक्त अफ़गान पॉलिसी हमारी जो है वो जिन भी महफूज हाथों में है, हमारे लिए ख़तरात, वैसे तो ख़तरा किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चंद फैसले ऐसे किए गए हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन में है। पहली बात तो है फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो फेंसिंग हुई, और अगर मेरी इतला दुरुस्त है तो ये है कि इसका बजट भी सारा फ़ौज ने अपनी, यानी इसकी जो फंडिंग थी वो सारी फ़ौज ने अपने बजट से की। इससे हम उस 1990 की दहाई कह लीजिए या 1980 की दहाई जो है, उसमें से एक ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज से महफूज रहे हैं अभी तक और रहेंगे। अब चूँकि बॉर्डर टोटली कंट्रोल्ड है, जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर भी बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई ना दाखिल हो सकता है ना कोई आ सकता है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। जहाँ तक अफगानिस्तान की सूरत कम अज कम इस मामले की हद तक ये कहा जा सकता है कि इस मामले पर हमारे मुल्क में कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये टर्म आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कम से कम अफगान पॉलिसी पर इस वक्त कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ना इसकी, ना ये कि ये डिवाइड नहीं है, बल्कि मैं बहुत मोहतात होकर भी अगर कहूँ तो इसकी गुंजाइश भी नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। मैं इसके बारे में अगर आप मुझे 1 मिनट और दे देंगे तो मैं पूरी वजाहत कर दूँ। देखिए, एक तो मैंने कहा कि फेंसिंग से बहुत ज़्यादा महफूज हैं हम पर रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत और पाकिस्तान की एयरफोर्स ख़ास तौर से इस कैपेसिटी में है, इस स्किल में है कि वो अपने दुश्मनों को कई ख़ात्मे के लिए, अगर उनको बॉर्डर क्रॉस करके एरियल अंदाज से या अदरवाइज़
जाना पड़े तो हमारे पास अहलियत भी है और हम ये मुतअद्दिद बार साबित भी कर चुके हैं। तो एक तो मैं इस लिहाज से भी समझता हूँ कि हम बहुत सेफ वाटर्स में हैं। हमने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई है कि हमारे कोई फेवरेट नहीं है अफ़गानिस्तान में। ये बात हम कैटेगोरिकली फॉरेन ऑफिस लेवल पर भी बता चुके हैं और अस्करी लेवल पर भी बता चुके हैं। जब हमारी पोजीशन ये है तो हम पर जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाने की अमेरिका कोशिश कर ले, भारत कोशिश कर ले, और इनके पीछे जो असल माइंड सेट है वो इजराइल चाहे वो कोशिश कर ले, जो स्पिन बॉल्दर के इलाके में बैठ के NDS और CIA और रॉ जो कुछ साजिशें कर रहे हैं उस सब का हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है और उसका तदारक करने के इकदाम भी जो हैं वो सारे इन प्लेस हैं। तो मैं आज एक पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके एतबार से हम वेल प्लेस्ड हैं। सही। तो अब बुखारी साहब, ज़ाहिर है कि ये जो बयानिया इस वक्त एक पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ट हो रहा है, अमेरिका, अफगानिस्तान और भारत जो मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका एक काउंटर नैरेटिव भी हुकूमत की जानिब से आना चाहिए। तो अमजद अली नियाज़ी साहब, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? पॉलिसी आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है कि जो भी अफगान अवाम जिस हुकूमत को मुंतखब करेंगे पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन आज अपोजिशन जमातों ने भी गिला किया। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि इस अफगान पॉलिसी पर उनको एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और वहाँ पर उनको एतमाद में लिया जाए। अफगान और ये जो भारत का नैरेटिव है, इसका पाकिस्तान काउंटर नैरेटिव कैसे पेश करेगा दुनिया के सामने? अरबाब, मैंने पहले आपके में बात लाई और पूरी वो पाकिस्तान की तमाम मीडिया के ऊपर पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का 7-8 घंटे इजलास चलता रहा। स्टेट ने मुकम्मल आगाही दी तमाम लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितने भी लीडर्स थे वो सारे, और सबको एक एक पहलू से आगाह किया गया। और मौलाना साहब के फर्जंदे अर्जमंद वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे बातचीत की। अब खुद बताएं कि इसके बाद आपका, मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर ये कहना कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो ये कहना किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस फोरम से मैं किसी तरीके के साथ भी इंतशार नहीं चाहता, क्योंकि हालात ऐसे हैं। मुल्क के अंदर हमें यकसुई रखना होगी, क्योंकि अमेरिका के पास बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जितने वो इदारे हैं उनके पास, मीडिया के जो इदारे हैं वो उन्हें अपने मतलब के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इराक़ पे जब हमला करने लगे तो उन्होंने उनको किस तरह ब्रीफ किया और गलत को सही और सही को गलत। और इवन अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ 9/11 के बाद पाकिस्तान तो कहता रहा, लेकिन अमेरिका ने अपनी एक पॉलिसी जारी रखी। तो हमें मोहतात तरीके के साथ आगे बढ़ना होगा, और क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो उलझ के, क्योंकि स्पिल ओवर उनका आएगा, तो उसके लिए कौम को रेडी होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी इस बात की है कि हमें आपस में यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ एज ए कौम आगे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ ही हम सबका वजूद है। और मैं समझता हूँ कि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिस पे पॉलिटिक्स करना किसी तरीके के साथ भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो इस खित्ते के अंदर बैठे, और उसका मकसद यहाँ पे तालिबान के साथ जो उसने मुआहदा किया, उसने अफगानिस्तान और भारत इस वक्त मिलकर पूरी दुनिया में जो तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त तालिबान की हिमायत कर रहा है। अब इसका काउंटर नैरेटिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, ज़ाहिर अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या आएगा, दुनिया के सामने वो जवाब आना चाहिए। बिल्कुल अमजद साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, अमजद शेख साहब मैं आ रहा हूँ, जरा अमजद नियाज़ी साहब आप कंप्लीट कर लें। जी देखिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दिया है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि अफ़गान जो हैं वो खुद अपना फैसला करें। पाकिस्तान का कोई पसंद और नापसंद इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का मफाद जो है वो पुरअमन अफ़गानिस्तान है, और इसी पे हमारा जो एज ए कौम, एज ए स्टेट हमारा मौक़िफ़ है। सही। तो अमजद शेख साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल इन तमाम मामलात को लेकर न्यूट्रल है। अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह है। अफ़गान अवाम की जो सोच है, जो उनकी मर्ज़ी है, उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन फिर यही सवाल जो अमजद नियाज़ी साहब से मैंने किया था वही आपके सामने रखता हूँ कि जो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, खासतौर पर भारत और अफगानिस्तान की जानिब से, इसका काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? हमारे रियासती इदारों की तरफ से, हमारी सिविल गवर्नमेंट की जानिब से एक मौसर जवाब आना चाहिए दुनिया के सामने, आप समझते हैं? देखिए जी, बहुत मौसर जवाब दिए हैं। हमारी हुकूमत बार बार ये चीज़ें बता रही है, बल्कि अफगानियों को वार्न भी किया है
कि आप स्पॉयलर्स की साजिश का शिकार ना हो। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। जब हमारे अपने मुल्क में इसकी प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर हम उनसे नहीं तो अपने मुल्क से तो सिंसियर है ना कि ये मसला ना आए हमारी तरफ, और ये मसला नहीं आएगा तब जब वहां पे हालात ठीक होंगे। दूसरी जो दो बातें बड़ी हैं समझने की वो ये है कि अफगान हुकूमत ने कोट किया कि ये आपके फलां शहर में तालिबान के हक में लोगों ने नारे लगाए, फलां जगह पे तालिबान के हक में लोग मोटरसाइकिलों पे निकले जरूर निकले और निकलेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 20 साल जो हामिद करज़ई की हुकूमत रही और जो ये इसकी है इसकी गनी की, अशरफ गनी की, इन दोनों हजरात की हुकूमतों के लिए हमने क्या नहीं किया। हमने हर माहिदा इनके साथ किया, इनके लोग यहाँ पे आए, उनको वेलकम किया, इनको प्रोटोकॉल दिया हर तरह का। सदर आया, कोई आया, उसको वो प्रोटोकॉल दिया, उनको यकीन दहानियां कराई, हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की, उनको हर तरह के माहिदे ऑफर किए कि अच्छा अगर आपको इस पे शक है चले ये माहिदा करें। लेकिन यहाँ वो उससे एग्री करके जाते हैं, जब सरहद पार की मुकर गए। आप देख लें कि उन्होंने एक भी जगह पे बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे मुकाबले पे नहीं की, जबकि हम कहते रहे कि अगर हम यहाँ पे लोगों के सम इंप्रेशन लेते हैं, चेक करते हैं, तो आप भी अपनी तरफ दें ताकि लोगों पे कंट्रोल हो। उन्होंने कुछ नहीं लगाया उधर, सही, उनकी चौकियां भी नहीं है। अच्छा, अब इनके साथ साथ आप देखिए तो अमजद साहब इसके पीछे आपको उनका मकसद क्या समझ आता है? ये मुआहिदों से मुकर जाना, बॉर्डर फेंसिंग ना करना, इसके पीछे कोई मखसूस मकसद है उनका? बड़े अच्छे मकसद हैं। दो मकसद जो चल रहे हैं, एक तो ये कि इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करने में आसानी रहती है, ये भारत की रिक्वायरमेंट है, वो उनको बताता है। दूसरी तरफ यह है कि भारत को सहूलत रहती है कि वो वहां से टेररिस्ट भेजना चाहता है तो वो भिजवा सकता है। अगर चेकिंग का सिस्टम आ जाए तो फिर जो भी टेररिस्ट यहाँ पकड़ा जाएगा उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान को लेनी पड़ेगी। अभी तो ये कहते हैं कि जनाब हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है। तो ये तो जानबूझ के वो करते हैं। इसके अलावा भी मैं चीजें बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि जब एक मुल्क में 20 साल से जो हुक्मरान आए उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, यहाँ टेररिज्म प्रमोट किया, बकवासात की, अब्दुल्ला भट्ट जैसी कुत्ते की जबान निकाली, उसके बाद आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इतने बेगैरत हैं कि उठ के अशरफ गनी के नारे लगाने शुरू कर दें। तालिबान की आइडियोलॉजी से किसी को मोहब्बत नहीं है, ना ही तालिबान को कोई वैसे चाहता है कि जरूर वो हुक्मरानी करें, लेकिन जब वो उन गलीज लोगों को देखते हैं और फिर तालिबान को देखते हैं तो कहते हैं जी तालिबान हमें क्या कहते हैं, हमें तो कभी तालिबान ने कोई तकलीफ पहुंचाई ही नहीं, बल्कि जो 5 साल हुकूमत तालिबान ने की हमारे तो मगरबी सरहदें पुरअमन थी। तो ये समझने की बात है, अशरफ गनी डिमांड ये करता है कि मैं पाकिस्तान को सुबह से लेकर रात तक गालियां निकालता रहूं, उसके बाद भी पाकिस्तान ये कहे कि अशरफ गनी को सदर होना चाहिए। पाकिस्तान सरकारी तौर पे तो ये कहता है, लेकिन अवाम के दिलों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं। फिर ये चीज भी आप ध्यान में रखिए, ये चीज भी आप ध्यान में रखिए कि जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, वैसे तो पुरानी हिस्ट्री, एक तारीख है 70-72 साल की, ये हमारे साथ कम से कम 14 इंसर्जेंसी इन्होंने हमारे मुल्क में करवाई हैं, हर दफा हमारे दुश्मनों का साथ दिया है, ये सारा कुछ है। लेकिन कुछ भी नहीं तो कम से कम अगर अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो तो उनको पता तो है ना कि अमन के लिए पाकिस्तान का तावन जरूरी है। आपको गालियां निकालते हैं, तावन भी मांगते हैं। उनको ये भी पता है कि उनकी इकॉनमी डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे, सब कुछ यहाँ से जाता है, हम अपने मुल्क की इकॉनमी खराब करके यहाँ पे स्मगलिंग बढ़ जाती है, हम सारा कुछ ठीक है। तो ये बड़ी डबल पॉलिसी अफगानिस्तान की पाकिस्तान के मामले में रही है। अब जैसा पॉइंट आपका आ गया, मैं वापस आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जरा 35 लाख लोग बुखारी साहब से मैं जानूं, बुखारी साहब जिस तरह इस वक्त तालिबान की पेशकदमी जारी है अफगानिस्तान में, 9 सूबों पर उनका कंट्रोल हो चुका है, कि आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि काबुल पर भी अफगान तालिबान काबिज हो जाएं और वहां पर भी उनका कब्जा हो, ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है? देखिए पहली बात तो यह है कि अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली देखें, और जैसा कि हमें यानी फीड मिलती है वो ये कि काबुल के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा कल या परसों नहीं होने जा रहा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें बहुत सी अभी रुकावटें हैं, इतना आसान नहीं है ये। लेकिन एक बात अपने तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि तालिबान फ़र्ज़ कीजिए काबुल पे कब्ज़ा कर लेते हैं या काबुल में हुकूमत फॉर्म कर लेते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि शायद हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए परेशानियां कम होंगी, इससे परेशानियां ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए
कि तालिबान की जब हुकूमत पहली दफ़ा कायम हुई थी, आपको याद होगा, तो उन चंद ममालिक में हम शामिल थे जिन्होंने उस हुकूमत को तस्लीम किया था और बॉर्डर पर हमारे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी। दूसरी बात यह है, जो बात जो शुआइब साहब कहना तो चाह रहे थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाए, मैं मुकम्मल कर देता हूँ उसको। वो ये कि भारत का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में सिवाय पाकिस्तान को ब्लीड कराने के और कोई नहीं है। मैंने आज भी अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि इसकी एविडेंस मौजूद है, इसके डॉसियर्स जो हैं डिफरेंट कैपिटल्स को भेजे जा चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ऐसे अनडिनाइएबल सबूत हैं कि आपको हैरत होगी अगर आपकी रसाई उन तक हो जाए। जो हमारे इंसर्जेंट बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो फरारी कैंपों में वहाँ पर स्पिन बोल्दक के इलाके में ट्रेन होते हैं, वो भारतीय पासपोर्टों पर सफ़र करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय पासपोर्ट उनके पास है। भारत इस वक्त 2 काम कर रहा है अफ़गानिस्तान में। एक तो जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको असला दे रहा है, उनको बाकायदा वहाँ फंडिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक जो खुशाइन बात है वो ये कि वहाँ से उसको पैकअप करके निकलना भी पड़ रहा है। वो जो 18 कौंसल खाने खोल के बैठे थे पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के साथ, वो न सिर्फ खाली हो चुके हैं बल्कि वहाँ से हिंदुस्तानियों को बाकायदा एवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि वो लोग वहाँ के बाशिंदे नहीं थे अफगानिस्तान के, वो गाब में आए हुए थे, जो स्पाइनेज के गाब्स होते हैं उसमें। तो मैं बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हूँ कि टोटल इंटरेस्ट हिंदुस्तान का ये है कि वो किसी तरीके से वहाँ ट्रेन लोगों को पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के किसी भी रास्ते से, चाहे वो यानी अब तो खैर जैसा मैंने पहले कहा कि चूँकि फेंसिंग हो चुकी है बहुत हद तक हम महफूज हैं, लेकिन ये साजिश जो है ये भारत हमेशा करता रहेगा। आपकी तवज्जो मैं दिला दूँ कि एक बाकायदा अदारा है जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो चलाते हैं। उसका मकसद ही सिर्फ पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना है। और जैसा मैंने कहा, हमने पूरी दुनिया को अब साबित कर दिया है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कि ये इंटरेस्ट हैं जी अफ़गानिस्तान में भारत के। इसकी कोई ये किसी सूरत भी वहाँ स्टेक होल्डर नहीं है, ना इसका बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान से। ये सिर्फ पाकिस्तान को परेशान करने और तंग करने के लिए वहाँ पर उन एलिमेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। थोड़ी सी कमी आखिर में नियाज़ी साहब से कोई कमेंट मैं ले लूँ। सही, ज़ाहिर है पाकिस्तान की सरहदें काफ़ी हद तक महफूज हो गई, लेकिन अमजद साहब फिर भी अगर खुदा न खास्ता बड़ी तादाद में महाजरीन यहाँ पर आने में कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल का मुतामिल नहीं हो सकता, फिर पाकिस्तानी हुकूमत क्या करेगी अगर ऐसी सूरत हाल कोई बनती है तो? पाकिस्तानी हुकूमत ने एक पूरा मैकेनिज़्म बना के रखा है कि अगर कोई वहाँ से आता है तो अब हमने एज ए गवर्नमेंट एज ए स्टेट हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम उनको शहरों के अंदर कैंप्स में नहीं रखेंगे, वहीं पे बॉर्डर पे जो है उसके लिए उनका सिस्टम बनाया जाएगा, वहीं कैंप लगाए जाएंगे, ताकि चूँकि पहले ही जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे लोग थे वो उनकी अब चूँकि यहाँ पे तो वो पूरी रिहाइश और शादियाँ कर चुके हैं, तो ये दोबारा जो है क्योंकि पाकिस्तान अब इस चीज़ का मुतामिल नहीं सोच सकता, बल्कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ से जब उनके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए तो यहाँ से वो वापस अपने मुल्कों के जाएँ। इवन आईडी का मसला है, तो इसलिए हम उनको वो जो है जो पहले वाला सिस्टम वो कभी भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब इस दफ़ा उसी एरिया के मैकेनिज्म हुकूमत ने बना लिया है। इस बार हुकूमत की भरपूर तैयारी है और कोशिश हुकूमत ही करेगी कि उनको बॉर्डर एरिया तक ही महदूद रखा जाए और शहरी आबादियों तक जाने ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान नियाज़ी साहब, जनरल टाइट अमजद शुएब साहब, सलीम बुखारी साहब, तमाम मेहमानों की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। हमसे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।